इस वीडियो में साम्राज्य का संघर्ष युग और मालवा के परमार शासकों यानी कि परमार वंश को हम देखेंगे। हमने त्रिपक्षीय संघर्ष को देखा था और हमने राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश को देखा था। ठीक है, तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश होता है ना, उसका जो अंतिम शासक होता है यशपाल, जब वो भी मर जाता है, कन्नौज के लिए ही जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था और उसकी शुरुआत ही गुर्जर प्रतिहारों ने की थी और एट द एंड गुर्जर प्रतिहारी उसको जीतते हैं। ठीक है, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी आपको वीडियोस में बता चुका हूँ इससे पहले। ठीक है, तो देखो, जब महमूद गजनवी वापस चले जाता है तो चंदेल विद्याधर होता है जो चंदेल शासक होता है। ठीक है, बुंदेलखंड के होते हैं चंदेल, वहाँ पे राज्यपाल पे आक्रमण कर देते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतर्गत। ठीक है, और उसका जो अंतिम शासक होता है यशपाल, उसे भी हरा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब चलता रहता है, राष्ट्रकूट भी वहाँ पे आते हैं, वो भी उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। कुल मिला के जो गुर्जर प्रतिहार वंश का क्षेत्र है, सबके सब उसको हथियाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही इनका विघटन शुरू हो जाता है तो नए साम्राज्यों का बनना भी शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक जगह पे मैंने लिखा हुआ है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के बाद देश का अत्यधिक विश्रंखलन हुआ है। तो विश्रंखलन का मतलब क्या? ये विखंडन नहीं है। यहाँ पे विश्रंखलन का मतलब है कि और अधिक इसका डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, लेकिन अलग अलग छोटे छोटे वंशों के द्वारा। ठीक है ना, मतलब इंडिया और ज़्यादा इवॉल्व हुआ इन वंशजों में। ठीक है, तो क्या है ये सब? साम्राज्य के लिए संघर्ष की बात हो रही है, क्योंकि जो भी ये विशृंखलन होता है अलग अलग वंशों के जरिए, वो कहीं ना कहीं अपने अपने आधिपत्य, अपने अपने अधिकार के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते नजर आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन थे ये वंश, इनको हम देखेंगे यहाँ पे साम्राज्य के संघर्ष के लिए। ठीक है, और बाद में वन बाय वन जो है हम इन वंशजों को लेके चलेंगे। जैसे कि आज हम सबसे पहले परमार वंश को लेके चलेंगे जो मालवा के अंतर्गत है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो साम्राज्य के लिए संघर्ष का युग होता है वो होता है 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। ठीक है, क्योंकि 1200 से फिर गुलाम वंश सामने आ जाता है और मध्यकालीन भारत शुरू हो जाता है, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री शुरू हो जाती है। और मिडिवल हिस्ट्री की जो वीडियोस हैं वो अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं, उसमें आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक ये सब कुछ मैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। ठीक है, इसी समय क्या होता है, उत्तर भारत में महमूद गजनवी का आक्रमण होता है और सभी उससे मतलब आक्रांत हुए रहते हैं, मतलब सभी वो सबके सब उससे जो है कोई जान बचा रहा है, कोई भाग रहा है, कोई लड़ रहा है उसके साथ। ठीक है, ये सब चल रहा होता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के साम्राज्य के खंडर पर अनेक राजवंशों का उदय होता है। ठीक है, ये विसंकलन की जो बात हो रही है। अब देखो ये साम्राज्य क्या क्या थे जो बनना शुरू होते हैं। अब सबसे पहले होता है मालवा के परमार। ठीक है, परमार वंश जो है मालवा के अंतर्गत आते हैं। फिर बुंदेलखंड के चंदेल वंश। ठीक है, अजमेर के चौहान वंश। ठीक, काशी एवं कन्नौज के गहरवाल वंश और त्रिपुरी के कलचुरी वंश। ठीक है, इसके अलावा एक और आते हैं गुजरात के चालुक्य वंश, जिनको सोलंकी वंश भी बोला जाता है। तो ये सारे जो वंशज हैं इनको हम अब आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, आज हम जो है मालवा को देखेंगे, यानी कि मालवा के परमार वंशज को कंप्लीट डिटेल के साथ देखेंगे। ठीक, प्रारंभ में क्या होता है, ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत होते हैं, और लेकिन फिर जब गुर्जर प्रतिहार का अपना विघटन हो जाता है तो उसके बाद ये भी सामने उठ के आ जाते हैं। इनका जो आदि पूर्वज होता है उसका नाम होता है पूर्वज परमार था। ठीक है, यानी परमार से ही परमार वंश बना हुआ है। ठीक है, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो उज्जैनी थी। ठीक, और इनका जो पहला शासक था परमार वंश का, उसका नाम था उपेंद्र राज, और कहीं कहीं कृष्ण राज भी मेंशन होता है। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं कि परमार वंश का जो शासक था, पहला शासक, उसका नाम उपेंद्र राज है। ठीक है, इनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शासक होता है, ठीक है, वो होता है मुंजराज। ठीक है, और इन्होंने अनेक विजय की थी। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये मालवा के परमार वंश की बात हो रही है। मालवा का जो परमार वंश है उसका महत्वपूर्ण शासक मुंजराज, मालवा के परमार वंश का जो पहला शासक था उपेंद्र राज। यहाँ पे एक सवाल है आपसे, अगर आप उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड में भी जो है परमार वंश आता है, तो परमार वंश का संस्थापक कौन था उत्तराखंड में, जरा कमेंट करके बताइए। ठीक है, अभी उत्तराखंड की भी एक सीरीज लेके आने वालों में, क्योंकि अभी तक मैंने जो है कुछ वीडियोस बनाई थी उत्तराखंड की, जिनमें मैंने इंडिविजुअल टॉपिक्स आपको बताए थे, क्योंकि वो बेसिकली समझने जरूरी थे। और अब जो है कंटिन्यूस सीरीज फॉर्म में उत्तराखंड की वीडियोस आएंगी। ठीक है, जो मुजराज होते हैं ना, तो मुजराज का जो महत्वपूर्ण युद्ध होता है वो चालुक्य शासक तैलभ द्वितीय के साथ होता है। कभी कभी सवाल आ सकता है कि तैलभ द्वितीय का संबंध किस राजवंश से है, तो चालुक्य से है। ठीक है, चालुक्य शासक। ठीक है, और ये कहाँ के थे चालुक्य? गुजरात के थे। ठीक है, इनको सोलंकी वंश भी बोला जाता था। ठीक है, मुजराज ने तैलभ द्वितीय को 6 बार पराजित किया था, लेकिन 7वीं बार ये स्वयं पराजित हो जाता है और युद्ध में मारा जाता है। मुजराज को स्वयं विद्वानों का संरक्षक भी बोला जाता था। ऐसे कवि मित्र की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, कवि मित्र भी इसको बोला गया है।
इसने मुंज प्रतिदेश व्यवस्था नामक भूगोल ग्रंथ की रचना की थी। कभी सवाल आ सकता है कि मुंज प्रतिदेश व्यवस्था का नामक भूगोल की ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो मुंजराज के द्वारा की है। मुंज मुंज से याद रखिएगा, ठीक। जो मुंजराज है, तो मुंजराज के एक दरबारी कवि थे, ठीक है, जिनका नाम है पद्मगुप्त, जिनको परिमल गुप्त भी बोलते थे। और इन्होंने जो है नवसहा साका चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की है। सवाल आएगा, नवसहा साका चरित्र किसके द्वारा रचा गया है? परिमल गुप्त के द्वारा। ये किसके दरबारी कवि थे? मुंजराज के दरबारी कवि थे। हालांकि इसके अलावा मुंजराज के जो दरबारी कवि थे उनमें अन्य भी नाम आते हैं, जैसे धनिक, धनंजय, धनपाल, शोभन, हाला युद्ध भट्ट, ये सब, ठीक है। जो धनपाल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो है पायलक्षी माला की और तिलक मांजरी की रचना की थी, ठीक है। तो सवाल हो सकता है कि आ जाए पायलक्षी माला और तिलक मांजरी ये किसके द्वारा रचा गया है? धनपाल के द्वारा, ठीक है। मुंजराज के बाद इसका भाई सिंधुराज शासक बनता है। फिर सिंधुराज के बाद जो इस वंश का सबसे ज्यादा महान शासक होता है, यानी कि मालवा के परमार वंश का, वो होता है भोजराज। आपने राजा भोज सुना होगा, वो इन्हीं की बात होती है, ठीक है। इसने उज्जैनी के स्थान पर अपनी एक राजधानी बनाई थी, धारा नगरी, और धारा नगरी की स्थापना भी इन्होंने की थी। भोजराज ने ही धारा नगरी को बसाया था। सवाल आता है कई बार कि किस राजा के द्वारा धारा नगरी को बसाया गया था? मालवा के परमार वंश के अंतर्गत भोजराज। ये जो गांगेय देव है ना, ये कलचुरी शासकों में सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर हुए हैं। लोग कहते हैं कि ये आम से इंसान थे, राजा भोज इज़ द ग्रेटेस्ट वॉरियर, वह सब बकवास की बात है। गांगेय देव को लोग उनके दुश्मन भी विश्व विजेता कहते हैं, विश्व विजय इनको कहा जाता था, ठीक है। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ठीक है। तो वो गंगू तेली जो है वो गांगेय देव को ही बोला जाता था, लेकिन ये सब बकवास है। गांगेय देव को नीचा दिखाने के लिए और राजा भोज को महान दिखाने के लिए इसलिए कहा गया था, क्योंकि राजा भोज जो है काफ़ी कुछ शास्त्रों में लिखते थे, कविताएं रचते थे, इसलिए उनको कहा गया था। लेकिन गांगेय देव एक वॉरियर था और यही इसके रियलिटी है। खैर, इसके बारे में बात करेंगे जब हम आपको कलचुरी वंश में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सवाल आ सकता है कि भोजराज के द्वारा किस कलचुरी शासक का युद्ध होता है? तो गंगेय देव के साथ होता है, ठीक है। इसके शासन के अंतिम दिनों में कलचुरी लक्ष्मीकर्ण तथा चालुक्य वंशी शासक भीम प्रथम ने मिलकर आक्रमण किया था, और दोनों ने जो मिलकर आक्रमण किया, राजा भोज यहाँ पे पराजित हो जाते हैं, ठीक है। पराजय के अपमान को सहन नहीं कर पाए और इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। राजा भोज स्वयं विद्वानों में विद्वान और बहुत बड़ा संरक्षक था। इसने भी कविराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। धनपाल जो है भोजराज के समय तक जीवित रहता है और भोजराज के कहने पर तिलक मांजरी ग्रंथ की रचना करता है। जो तिलक मांजरी धनपाल ने लिखी वो राजा भोज के कहने पे की थी, ठीक है। दामोदर मिश्रा हैं, ये भी राजा भोज के दरबार में रहते थे। इसने हनुमान त्राटक नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक दो एग्जाम में आया भी था कि हनुमान त्राटक के रचयिता कौन है? तो दामोदर मिश्रा, ठीक है। राजा भोज स्वयं विद्वान था जिसने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। अब वो क्या क्या थी देख लीजिए। एक है व्याकरण, जो सरस्वती कंठभरण के नाम से फेमस है, ठीक है। एक अलंकार लिखा था श्रृंगार प्रकाश, ठीक। काव्य लिखा था कूर्म शतक एवं चंपू रामायण, ठीक है। इसके अलावा जो है इन्होंने लिखा नाटक श्रृंगार मंजरी, ठीक। शिल्प लिखा इन्होंने शिल्प शास्त्र में सम्रांगण सूत्रधार। चिकित्सा शास्त्र में लिखा इन्होंने आयुर्वेद सर्वस्त्र, और ज्योतिष में लिखा इन्होंने भुजबल निबंध। जब राजा भोज की मृत्यु होती है ना, तो इनकी मृत्यु पे एक कहावत प्रचलित होती है। अब वो कहावत क्या थी देख लीजिए। अधाधरा निराधरा निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। आज धरा नगरी बिना आधार के और सरस्वती को कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है, सहायता नहीं है। पंडित खंडिता सर्वे, पंडित सारे अंतर्ध्यान हो चुके हैं, भोजराज दिवंगत हो चुके हैं। ये इसका मतलब है, ठीक है। इस वंश का जो अंतिम शासक होता है वो होता है यशोवर्मा, ठीक है। सवाल आ सकता है कि यशोवर्मा किस वंश का अंतिम शासक था? तो मालवा के परमार वंश का, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये यशोवर्मा है इसको पराजित करता है राजा जय सिंह, ठीक है, जो चालुक्य शासक होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये इसको अपने साम्राज्य में शामिल कर लेता है और यशोवर्मा को जो है अपना सामंत बना देता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गुजरात के चालुक्य वंश, ठीक है, जिनको सोलंकी वंश भी बोला जाता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझना है तो कमेंट करके बताना, और जो सवाल मैंने पूछा उसका भी जवाब दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो बने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा लाइक कमेंट से ना मोटिवेशन मिल जाती है आगे वीडियो बनाने की, और सब्सक्राइब करोगे तो यार थोड़ा सोर्सेज खरीद पाऊँगा आपके सब्सक्रिप्शन से, मतलब कि
आगे आपको पता ही है यूट्यूब की पॉलिसीज़ वगैरह। थोड़ा किताबें खरीदूँगा अच्छी अच्छी, तो और सारी डिटेल यहाँ पे डालता रहूँगा। ठीक है, पेड कोर्स नहीं लाऊंगा, मैं कभी नहीं लाऊंगा, सब कुछ यहाँ प्रोवाइड करूँगा, बट डिपेंड करता है सपोर्ट मिले तो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।